16 मार्च साल 2022 को राजस्थान के भिवाड़ी शहर में ततारपुर थाने के अंतर्गत एक बस्ती आती है, इंदिरा बस्ती। इसी इंदिरा बस्ती में एक पुलिया के नीचे एक अजीब किस्म का बोरा पड़ा हुआ था। जब एक शख्स उधर से गुजर के जा रहा होता है तो उसकी नज़र उस बोरे के ऊपर पड़ती है। बोरे को देखने के बाद में उस शख्स को ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इस बोरे से कुछ रेड कलर का लिक्विड सा बाहर आ रहा है। इसलिए उस शख्स को थोड़ा अजीब लगता है, उसको मामला संदिग्ध लगता है, इसलिए वो तुरंत ततारपुर थाने में फ़ोन कर देता है। ततारपुर थाने की पुलिस जो थी वो तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। एंड दोस्तों, मौके पर पहुंच जाने के बाद में सीधा उस जो बोरा पड़ा हुआ था उस बोरे को खोलकर देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, होता वही है जिसका अंदेशा था। उस बोरे के अंदर किसी इंसानी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब जैसे ही वो इंसानी डेड बॉडी उस बोरे के अंदर देखी जाती है, तुरंत फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। फॉरेंसिक टीम जब मौके पर पहुंचती है तो बताती है कि डेड बॉडी किसी 27 से 28 साल के आसपास एक लड़की की है। लिहाजा पुलिस, चूंकि उस समय तक उस पूरे इलाके से जो लोग थे उस पुलिया के पास में इकट्ठा हो चुके थे, इसलिए पुलिस उस डेड बॉडी का फोटोग्राफ्स क्लिक कर कर उन सारे ही लोगों को दिखाती है कि शायद कोई इस लड़की को पहचान सके। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग वहां पर होते हैं वो सारे के सारे इस लड़की को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब चूंकि दोस्तों डेड बॉडी के पास से किसी भी तरीके का कोई भी आइडेंटिटी कार्ड बरामद नहीं हुआ था, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला था जिससे कम से कम पीड़ित की पहचान हो सके, इसलिए पुलिस एक टीम बनाती है और टीम का जो गठन करती है उसमें इस जो लड़की के फोटोग्राफ्स पुलिस ने क्लिक किए थे उस टीम को आस पड़ोस के जितने भी इलाके होते हैं उन सारे ही इलाकों में भेज दिया जाता है, ताकि ये फोटो दिखाकर लोगों से पूछताछ की जा सके क्या कोई इस लड़की को शनाख्त करता है या फिर नहीं करता है। साथ के साथ आसपास के जितने भी पुलिस थाने होते हैं उन सारे ही पुलिस थानों के अंदर एक रिपोर्ट भेज दी जाती है और पूछा जाता है क्या किसी 28 से 30 साल की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अगर नहीं दर्ज कराई गई है और आने वाले एक का दिन के अंदर अगर कोई रिपोर्ट दर्ज होती है तो तुरंत से तुरंत ततारपुर पुलिस थाने को सूचित किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि 16 मार्च का ये वाक़या था। 17 मार्च साल 2022 को पुलिस वहीं पर न्यूज़पेपर में ऐसी खबर छपवा देती है कि इस तरीके से एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और अगर आस पड़ोस के किसी भी इलाके की कोई भी लड़की जो कि मिसिंग हो तो तुरंत आकर ततारपुर पुलिस थाने से संपर्क करे, क्योंकि पुलिस सोच रही थी कि या तो लोगों से जब पूछा जाएगा तो पता चलेगा या फिर तमाम पुलिस थानों में पुलिस पता करेगी तब पता चलेगा, वहाँ से भी पता नहीं चलेगा। तो ये लिहाजा हम लोग इस डेड बॉडी के बारे में, जो लड़की मृत मिली है, इसके बारे में कम से कम न्यूज़पेपर में भी निकलवा दें जिससे कोई तो हो जो इस लड़की को शनाख्त कर ले। एंड दोस्तों, पुलिस इन सारे ही पहलुओं पर बहुत ही गहनता से नज़र बनाए रखी हुई थी और इसी बीच में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। और दोस्तों, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत अच्छे तरीके से खुलासा हो जाता है कि इस लड़की की गला दबाकर हत्या की गई है। इधर पुलिस ने चूंकि लोगों को भी जाकर लोगों से भी पूछताछ करने के लिए पुलिस की एक टीम बनाई थी, साथ के साथ आस पड़ोस के पुलिस थानों में भी रिपोर्ट भिजवा दी थी और साथ के साथ पुलिस ने जो आसपास के सीसीटीवी कैमरास थे वो भी खंगाल लिए थे। एंड पुलिस ने न्यूज़पेपर के अंदर भी इश्तिहार लगवा दिया था, लेकिन कहीं से भी पुलिस को ऐसी सूचना नहीं मिली कि कोई लड़की गुम हुई है या फिर किसी ने आकर डेड बॉडी को क्लेम किया हो। लिहाजा पुलिस ये समझ चुकी थी कि मरने वाली लड़की आसपास की तो नहीं है, ये लड़की कहीं और की है, या तो इसे मारकर यहाँ लाया गया है या फिर यहीं पर लाकर इसे मारा गया है। इसलिए पुलिस जितने भी आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट होटल्स थे उन सारे ही रेस्टोरेंट और होटल से संपर्क करती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि अगर कोई इस लड़की को घुमाने के लिए लेके आया होगा तो उसने किसी ना किसी रेस्टोरेंट के अंदर या फिर किसी होटल के अंदर रूम जरूर बुक किया होगा। इसलिए पुलिस उस लड़की के फोटोग्राफ्स लेकर तमाम होटलों में, तमाम रेस्टोरेंट्स पहुंचती है ताकि उस लड़की की फोटोग्राफ्स को दिखाकर किसी से ये पूछा जा सके कि कोई व्यक्ति या फिर ये लड़की खुद किसी होटल में आई हो, कोई कमरा लिया हो। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से पुलिस की कि कोई भी व्यक्ति उस लड़की को पहचानने से इनकार कर देता है, कोई भी लड़की को पहचानता नहीं है। लिहाजा इसी बीच में पुलिस को एक खबर मिलती है। इसी इलाके का एक होटल में एक सिक्योरिटी गार्ड रहा करता है। वो सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बताता है, क्योंकि 16 मार्च वाले दिन का ये वाक़या था और 17 मार्च को पुलिस पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो व्यक्ति पुलिस को बताता है कि 16 मार्च से पहले 2 दिन यानी 14 मार्च साल 2022 को इस इलाके के अंदर यानी इस रोड से एक वाइट कलर की कार जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगा रही थी। अब पुलिस वाले पूछते हैं वो कार का नंबर तुम्हें पता है? तो वो व्यक्ति बताता है कि उस कार का नंबर तो मुझे नहीं पता, बल्कि वो कार एक दिल्ली नंबर की कार थी और वो वाइट कलर की कार थी। और यहीं से दोस्तों पुलिस को इस पूरे केस के अंदर पहली लीड मिलती है।
लिहाजा पुलिस सबसे पहले ये फैसला करती है कि इस होटल का जो सीसीटीवी कैमरा है, एक बार उस सीसीटीवी कैमरा को खंगाल लिया जाए। हो सकता है कि उस सीसीटीवी कैमरा के अंदर वो सफ़ेद गाड़ी कैप्चर हो गई हो और उसमें अगर गाड़ी का नंबर मिल गया तो फिर गाड़ी के मालिक तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी पुलिस की जो किस्मत थी ये पुलिस के साथ नहीं देती है, बल्कि जब पुलिस इस होटल का सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो उसमें सफ़ेद कलर की गाड़ी तो दिख जाती है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उस गाड़ी का नंबर नहीं दिखता। लिहाजा अब पुलिस ये फैसला करती है कि हो सकता है कि ये जो गाड़ी है, जब ये गाड़ी ततारपुर के अंदर इंटर हुई हो और गाड़ी दिल्ली नंबर की गाड़ी है, यानी दिल्ली नंबर की गाड़ी अगर राजस्थान में घूम रही है तो वो हाईवे पर टोल प्लाजा में होकर जरूर आई होगी और टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में उस गाड़ी को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जब पुलिस टोल प्लाजा पर जाकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि सफ़ेद कलर की कार जो कि दिल्ली नंबर थी, जो कि राजस्थान के ततारपुर इलाके में गई थी, वो गाड़ी कौन सी है। लेकिन मुश्किल ये थी कि यहाँ से तकरीबन हज़ारों गाड़ी जो थी वो दिल्ली से राजस्थान के अंदर इंटर हो रही थी और जो कि दिल्ली नंबर गाड़ी थी और वाइट कलर की गाड़ी थी। अब ऐसे में पुलिस कैसे पता लगाए कि वो ओरिजिनल गाड़ी कौन सी थी जो ततारपुर में देखी गई थी। तो ऐसे में पुलिस फैसला करती है कि इस टोल प्लाजा से लेकर ततारपुर के उस होटल तक जितनी भी जगह है, उस जगह के बीच में इस एरिया में जो भी सफ़ेद कलर की गाड़ी दिल्ली नंबर की गई हैं, एक बार उन गाड़ियों को हम लोग शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, ज़ीरो इन कर लेते हैं। और दोस्तों, पुलिस उसके बाद में ऐसा ही करती है। पुलिस सबसे पहले जो गाड़ियाँ इस हाईवे के उस टोल प्लाजा से होकर जो ततारपुर उस होटल तक जा रही थी, उन सारी ही गाड़ियों का एक डाटा जिस समय पर घटना हुई थी, यानी 14 तारीख दिन की बात बताई थी उस सिक्योरिटी गार्ड ने, उस दिन से और उस दिन तक जिस दिन डेड बॉडी मिली थी, सारा डाटा जब पुलिस खंगालती है तो कुछ गाड़ियों का डाटा पुलिस अपने पास रखती है। एंड वहाँ पर दिल्ली में जिस इलाके की वो गाड़ियाँ थी, उस इलाके के पुलिस थाने से कांटेक्ट किया जाता है एंड पूछा जाता है कि ये जो गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों के बारे में डिटेल निकालो। सबसे पहले ये पता करो कि ये गाड़ियाँ इस तारीख को, यानी पिछली 72 घंटों के अंदर ये गाड़ियाँ राजस्थान के अंदर क्या कर रही थी। एंड ये भी पता निकालने की कोशिश करो कि इस पूरे एरिया के अंदर, जिस एरिया की गाड़ी है, इस पूरे एरिया के अंदर किसी भी लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई है या फिर नहीं दर्ज कराई गई है। अब पुलिस जो थी वो दिल्ली की जो पुलिस थी वो यही करती है, सबसे पहले उन गाड़ियों के, उन मालिकों के सारे कॉन्टैक्ट, सारी डिटेल निकल आती है एंड उसके बाद में पुलिस इस वाले एंगल पर भी छानबीन करती है कि किसी की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी या फिर नहीं दर्ज कराई गई थी। दोस्तों, इसी बीच में पुलिस को पता चलता है कि आनंद विहार के ककड़नुमा इलाके से एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल होती है, जो कि एक 28 साल की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। लिहाजा तुरंत ततारपुर पुलिस थाने में कॉल किया जाता है, बताया जाता है कि इस इलाके की एक लड़की गायब है, उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। एंड दोस्तों, जब इस पूरे एंगल्स को जोड़ा जाता है तो ये केस पुलिस को एक तरीके से सुलझता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये जो डेड बॉडी मिली थी, ये डेड बॉडी उसी 28 साल की लड़की की थी जिसकी मिसिंग कंप्लेंट आनंद विहार के ककड़नुमा इलाके से फाइल की गई थी। अब लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो सबसे पहले उस लड़की के घर वालों से कॉन्टैक्ट करते हैं एंड घर वालों से कांटेक्ट करने के बाद में उस लड़की की शिनाख्त कराई जाती है। घर वाले डेड बॉडी को शिनाख्त कर लेते हैं एंड पुलिस वाले घर वालों को सारी कहानी डिटेल में बताते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले, चूँकि जो दिल्ली पुलिस थी वो दूसरे डाटा पर भी काम कर रही थी और वो ये डाटा दिया था कि इस पूरे इलाके की जो गाड़ियाँ थीं वो राजस्थान के अंदर इस डेट में क्या कर रही थी। इसी बीच में पुलिस को पता चलता है कि एक गाड़ी जो कि इसी आनंद विहार इलाके की थी, जो कि उस समय राजस्थान के अंदर थी। लिहाजा पुलिस को इस केस के अंदर लीड दर लीड जो थी वो मिलती चली जा रही थी। सबसे पहले पुलिस इन घर वालों से ये पता करती है कि किस दिन तुम्हारी जो बेटी थी वो घर से लापता हुई थी। तो घर वाले बताते हैं कि 14 मार्च साल 2022 को उनकी जो बेटी थी वो एटीएम से पैसे निकालने के लिए गई थी। जल्द ही लौट आऊँगी ये कहकर गई थी, इसलिए वो अपना मोबाइल फ़ोन भी लेकर नहीं गई थी। एंड उसके बाद में सारी रात वो घर वापस नहीं आती है, अगले दिन भी वापस नहीं आती है और उसके बाद में हमने जाकर आनंद विहार पुलिस थाने में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी। हमारी जो बेटी थी ये पेशे से एक ट्यूशन टीचर थी और घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। अब दोस्तों, पुलिस वाले उस लड़की जिसकी डेथ हुई थी, जिसका मर्डर किया गया था, उसका नाम पूछते हैं तो पता चलता है कि उसका नाम प्रियंका खत्री था। इसलिए पुलिस वाले, चूंकि उसके माँ बाप ने बताया था कि प्रियंका खत्री एक ट्यूशन टीचर थी और घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, इसलिए पुलिस वाले एक लिस्ट तैयार करते हैं उसके माता पिता से पूछकर कि किस किस घर में वो ट्यूशन पढ़ाया करती थी। अब पुलिस वाले उस लिस्ट को लेकर तमाम घरों पर पूछताछ करने के लिए जाने लगते हैं। बारी बारी से हर घर में जाकर पूछताछ करी जाती है और इसी सिलसिले में पुलिस एक घर पर पहुंचती है। पुलिस जब डोर बजाती है तो उस घर के अंदर से एक महिला निकल के आती है जिसकी उम्र तकरीबन 38 साल के आसपास थी, जो अपना नाम सुनैना गुप्ता बताती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है
कि जो ट्यूशन टीचर थी कि वो तुम्हारे घर में आया थी, तो सुनैना गुप्ता बताती है कि पिछले 7 साल से वो हमारे घर में ट्यूशन पढ़ा रही है हमारे बच्चों को। उसका जो स्वभाव था, नेचर था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन पिछले 14 तारीख से वो कहीं मिसिंग है और अभी तक ट्यूशन पढ़ाने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, जो नाम इसने सुनैना गुप्ता बताया था, ये नाम पुलिस को सुना सुना दिखाई पड़ रहा था। इसलिए पुलिस अपने पेपर्स को पलटती है। एंड दोस्तों, जैसे ही पेपर्स को पलटती है तो पुलिस को एक डिटेल मिलती है, और वो डिटेल दिल्ली पुलिस ने दी थी, क्योंकि इस आनंद विहार इलाके की जो कार उस समय राजस्थान के अंदर थी, वो कार किसी सुनैना गुप्ता नाम की महिला के ऊपर रजिस्टर्ड थी, उनके ही नाम से थी। इसलिए पुलिस ये तो समझ जाती है कि इस प्रियंका खत्री के मर्डर के जो तार हैं, ये सुनैना गुप्ता से ज़रूर जुड़ते हैं। इसलिए सुनैना गुप्ता के पति कपिल गुप्ता को बुलाया जाता है एंड उससे भी पूछताछ की जाती है। तो कपिल गुप्ता भी पुलिस को यही बताता है जो सुनैना गुप्ता ने बताया था, कि वो हमारे घर में पिछले 7 साल से ट्यूशन पढ़ा रही है एंड उसका स्वभाव, नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन 14 तारीख से वो कहीं मिसिंग हो गई और उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में जो पुलिस वाले थे, ये कपिल गुप्ता और सुनैना गुप्ता से पूछते हैं कि इस तारीख में तुम्हारी जो कार थी वो राजस्थान के अंदर क्या कर रही थी। अब जैसे ही ये सवाल पुलिस वाले सुनैना गुप्ता और कपिल गुप्ता से करते हैं तो दोनों की झाइयाँ उड़ जाती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है और पुलिस को किसी भी तरीके का संतोषजनक जवाब ये लोग दे नहीं पाते हैं। और दोस्तों, जब ये दोनों पुलिस को कोई माकूल जवाब दे नहीं पाते हैं तो उसके बाद में पुलिस शक के आधार पर इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। एंड अरेस्ट करने के बाद में सीधा इन्हें पुलिस थाने लेके पहुँचती है। पुलिस थाने ले जाने के बाद में जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, इसी प्रियंका खत्री का कत्ल जो है वो हम दोनों ने ही किया है। अब जैसे ही ये बातें पुलिस को बताते हैं तो पुलिस वाले इनसे रीजंस पूछते हैं। अब जो व्यक्ति जिसका नाम कपिल गुप्ता था, ये पुलिस को पूरी कहानी बताना शुरू करता है। कपिल गुप्ता बताता है कि जो प्रियंका खत्री थी, ये पिछले 7 साल से हमारे घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती थी हमारे बच्चों को। उस समय प्रियंका की उम्र जो थी वो महज 22 साल के आसपास थी, और जब 22 साल के आसपास प्रियंका की उम्र थी, उसी समय से मेरे और प्रियंका के जो रिश्ते थे वो बन गए थे। कभी कभार ऐसा होता था कि सुनैना घर पे नहीं होती थी मेरी पत्नी, उसी समय मेरे और प्रियंका के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात भी बनते थे। धीरे धीरे ये सब कुछ चलता रहता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। धीरे धीरे 7-8 साल का समय गुजर जाता है। इन 7-8 सालों के अंदर कपिल गुप्ता बताता है कि उसने प्रियंका के ऊपर लगभग 40 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, क्योंकि जो प्रियंका थी वो फैशन में बहुत ज़्यादा शौकीन थी, उसको अच्छा दिखना बहुत ज़्यादा पसंद था। दूसरी तरफ जो कपिल गुप्ता था, उसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि कपिल गुप्ता एक कपड़े का व्यापारी था, और दिल्ली के अंदर कपड़े का व्यापार आप जानते हैं कि जैसे पैसे की खान। इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है तो जो ये प्रियंका थी, ये इस कपिल से शादी करने का दबाव बनाती है। अब जैसे ही कपिल से शादी करने का दबाव बनाती है, कपिल शादी से इनकार करता है, क्योंकि कपिल इस प्रियंका से रिश्ते तो रखना चाहता था, लेकिन शादी जैसी किसी भी चीज़ में बंधना नहीं चाहता था। अब जब कपिल शादी से इनकार करता है तो प्रियंका उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। प्रियंका कहती है कि देखो, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तब तक तो ठीक है, और अगर नहीं करोगे तो फिर कुछ गलत हो जाएगा। तो उसके बाद में कपिल कहता है कि देखो, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ। तो प्रियंका कहती है कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी को ही रास्ते से हटा दूँ तो फिर हम तो शादी कर सकते हैं। अब जैसे ये बात कपिल सुनता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और उसके बाद में ये प्रियंका से कहता है कि देखो प्रियंका, तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं हैं, बेहतर यही होगा कि तुम अपना रास्ता देख लो, मैं अपना रास्ता देख लूँ, और हमें इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। प्रियंका बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे रिश्ता ख़त्म ही करना चाहती हो तो 50 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, या तो 50 लाख रुपए मुझे दे दो, या फिर बदनाम होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी पोल पट्टी समाज के अंदर खोल दूंगी, जिससे तुम्हारा परिवार तो बिखरेगा ही, साथ के साथ समाज के अंदर तुम्हारी जो इज्जत है वो भी नीलाम हो जाएगी। अब ये बातें सुनकर कपिल गुप्ता बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। वो कर्रा दिल कर कर अपनी पत्नी सुनैना को ये सारी बातें बताता है। सुनैना जब ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा कपिल के ऊपर गुस्सा होती है। वो कहती है कि मेरी पीठ पीछे तुम 7 साल से अपने घर की ट्यूशन टीचर के साथ में ही इस तरीके के रिश्ते रखे हुए हो, और मुझे तुमसे बिल्कुल भी कोई खबर नहीं हुई, कुछ पता भी नहीं चला। पहले तो सुनैना कपिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है, वो घर छोड़ने की धमकी देती है, लेकिन कपिल जैसे तैसे अपनी पत्नी सुनैना को कन्विंस कर लेता है। वो कहता है कि देखो, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस चुका हूँ, क्योंकि जो प्रियंका है ये मुझसे 50 लाख रुपए की डिमांड कर रही है, और तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे और अपने बच्चों के लिए ये पैसा बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाया है। ये बातें सुनकर सुनैना कहती है कि देखो, अगर तुम उसे 50 लाख रुपए दे भी दोगे तो इसमें कोई ज़रूरी बात नहीं है कि वो तुमसे आगे भी पैसे ना मांगे, हो सकता है कि वो तुम्हें आगे भी ब्लैकमेल करे। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग इस प्रियंका को ही रास्ते से हटा दें। पूरी प्लानिंग करते हैं ये लोग, और प्लानिंग के तहत 14 मार्च साल 2022 को जो कपिल गुप्ता था, इसी प्रियंका को कॉल करता है, एंड कॉल करने के बाद में कहता है कि तुम आ जाओ और पैसे ले जाना।
पैसे लेने की बात जो प्रियंका सुनती है तो खुश हो जाती है और अपने माता पिता से कहती है कि वो एटीएम पैसे लेने के लिए जा रही है। और इतना कहकर वो इस कपिल गुप्ता से मिलने के लिए आ जाती है। और इस काम में कपिल गुप्ता ने अपने 2 नौकर को मिलाया था, एक का नाम था राजकिशोर, एक का नाम था सचिन। और दोस्तों राजकिशोर और सचिन इस पूरे प्लान में शामिल होते हैं। सबसे पहले तो कपिल गुप्ता राजकिशोर और सचिन को काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाता है ताकि ये लोग पूरे प्लान से पीछे न हट सकें। एंड उसके बाद में ये प्रियंका को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और धीरे धीरे जो वाइट कलर की कार थी ये राजस्थान बॉर्डर की तरफ जाने लगती है। राजस्थान का बॉर्डर ये लोग क्रॉस करते हैं और उसके बाद में मौका पाते ही जो इसके दोनों नौकर थे राजकिशोर और सचिन, ये गला दबाकर प्रियंका की हत्या कर देते हैं। एंड हत्या करने के बाद में ये लोग ततारपुर पुलिस थाने के पास में जो एक पुल है उस पुल के नीचे डेड बॉडी को फेंक देते हैं एक सफ़ेद कट्टे के अंदर भर के। एंड उसके बाद वापस लौट आते हैं। लेकिन वापस आने से पहले इन्होंने उस एरिया में 2-3 चक्कर लगाए थे ताकि लोगों को ये लगे ये लोग टूरिस्ट हैं और घूमने के लिए आए हैं। और दोस्तों उसके बाद में इस पूरे केस का खुलासा किस तरीके से हुआ ये आप लोगों को पता ही है। तो इस तरीके से भी लोग होते हैं कि पहले इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और बाद में पीछा छुड़ाने के लिए किसी का कत्ल कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसी पूरी स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप लोग किसको मानते हैं और कपिल गुप्ता को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट्स में बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ कल के दिन आप लोगों से किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।